Hello. In the next few minutes, we discuss about the 3 points. First, the definition part of second law of thermodynamics. The second one is the discussion on some basic concept of heat engine, heat pump, and refrigerator. And the third part will be the discussion on Carnot cycle. Let's start with the first thing. First of all, let's discuss some limitation of first law of thermodynamics. The first limitation is that no restriction on the direction of the flow of heat, means कि हीट का जो फ्लो है वो कोल्ड टू हॉट है या हॉट टू कोल्ड है, ये डिस्कशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर नहीं किया गया। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि हम आइस से हीट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते बिना इसको बिना कूलिंग किए बिना कूलिंग किए, और हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा आइस से हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डिस्कस नहीं किया गया था। सो द पहला लिमिटेशन है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो को डिस्कस नहीं किया गया। सेकंड लिमिटेशन इज फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि जो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है या प्रोसेस अकर हो रहा है दैट इज़ फिजिबल और नॉट। अब अगर हमें एक रोड के एंड को हीट करना है तो अगर हम कहें कि हमें देन उसके बाद में इक्विलिब्रियम भी अचीव करना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो, but that does not also discuss in the first law of thermodynamics. And the second last part is that the definition part of the first law of thermodynamics, that net amount of heat is equal to net amount of work, that is not possible. So these are the three limitations due to which we come to the second law of thermodynamics. Now second law of thermodynamics is here we discuss about the 4 points, the second law of thermodynamics and the three devices, heat engine, heat pump and refrigerator. So let's discuss with the अब हमारे पास सबसे पहले पॉइंट आता है कि थर्मल रिजर्वर क्या है। जब हम डेफिनेशन पार्ट देख रहे हैं साइकिल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो इसमें सबसे पहले आता है थर्मल रिजर्वर क्या है। ये एक हाइपोथेटिकल बॉडी है जो कि आपका रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी अपने पास रखती है, और इसके अंदर एक कैपेसिटी है कि ये फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिस्कार्ड कर सकती है बिना किसी टेम्परेचर के चेंज किए हुए। ऐसी अगर कोई बॉडी है जिसके अंदर हमारा क्या हो रहा है कि we can supply or absorb finite amount of heat without undergoing any change in the temperature, so that body is called as thermal reservoir or just a reservoir. हम इसे रिजर्वर भी कह सकते हैं या एक थर्मल रिजर्वर भी कह सकते हैं या एनर्जी रिजर्वर कह सकते हैं। अब जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, लेकिन अगर हम और थर्मल रिजर्वर के ऊपर ही डिस्कस करें तो अगर थर्मल रिजर्वर हम देखें तो अगर कोई थर्मल रिजर्वर हीट को सप्लाई कर रहा है देन द थर्मल रिजर्वर इज नोन एज सोर्स। जबकि अगर कोई आपका जो थर्मल रिजर्वर है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है देन दैट रिजर्वर इज नोन एज सिंक। सो तो दो हमारे पास सिस्टम हो गए हैं यहाँ पर, एक आपका सोर्स एंड द सेकेंड वन इज सिंक। यानी सोर्स क्या होगा जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, सप्लाई की जा रही है, एंड द सेकंड वन इज जहाँ पे एब्जॉर्ब की जा रही है। अब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके दो स्टेटमेंट है, वन इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। लेट्स डिस्कस विद द फर्स्ट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि अगर ऐसी कोई डिवाइस बनाना या ऐसी कोई डिवाइस इम्पॉसिबल है जो कि एक साइकिल के अंदर ऑपरेट हो रही हो और जो कि एक रिजर्वर से हीट को रिसीव करे और सेम अमाउंट ऑफ वर्क को प्रोड्यूस करे, जैसे कि हमारी फिगर में दिख रहा है
कि एक रिजर्वर है जो कि सोर्स है हमारा QH जहाँ से हीट सप्लाई हो रही है, और एक दूसरा सोर्स है एटमॉस्फेयर जो कि सिंक है जहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसी कोई साइकिल जिसके जो कि ऐसी कोई डिवाइस जो कि साइकिल पर ऑपरेट हो रही है, जो कि एक सिंगल रिजर्वर, यानी यहाँ पे जो सिंगल रिजर्वर का मतलब है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है वो ना हो, ऐसी कोई डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है। हम बात करें तो ये जो डिवाइस है दैट इज मिसिंग, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो केवल और केवल इतना है। अगर ऐसी कोई डिवाइस है, ऐसी कोई डिवाइस इम्पॉसिबल है। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर कोई सिस्टम साइकिल पर ऑपरेट हो रहा है तो एक सिंगल रिजर्वर से हीट को रिसीव करना और नेट अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करना, दैट इज इम्पॉसिबल। दैट इज द सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट अगर हम बात सेम बात वही की जा रही है कि कोई भी हीट इंजन जिसकी थर्मल एफिशिएंसी 100% हो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि क्लॉसियस स्टेटमेंट में अगर हम देखें, एक फिगर है यहाँ पे हमें दी गई है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसी डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो कि साइकिल के ऊपर ऑपरेट हो रही हो, एक साइकिल के अंदर ऑपरेट हो रही है, और उसके ऊपर कोई और इफेक्ट ना डाला गया हो। केवल और केवल क्या किया जा रहा है कि एक लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी के ऊपर हीट का ट्रांसफर हो रहा है बिना किसी फर्दर इफेक्ट के, बिना किसी और अदर मीन्स के यूज किए हुए। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा जो डिवाइस है वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि जिसमें केवल और केवल क्या हो, आपका ये पार्ट हो। सिस्टम क्या कह रहा है, डेफिनेशन पार्ट हमारा ये कह रहा है कि केवल और केवल क्या हो, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर हो बिना किसी नेट अमाउंट ऑफ वर्क के या बिना किसी अदर मीन्स के, बिना किसी इफेक्ट के। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम कर रहा है। अदरवाइज लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऐसी कोई डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो कि एक क्या कर रही है, लोअर बॉडी टेम्परेचर से हायर बॉडी टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है बिना किसी फर्दर इफेक्ट के यूज किए हुए या बिना किसी इफेक्ट को प्रोड्यूस किए हुए। दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड स्टेटमेंट विच इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें तो ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें दोनों में ही इम्पॉसिबल वर्ड का यूज किया गया है। मीन्स दीज आर द नेगेटिव स्टेटमेंट्स, और नेगेटिव स्टेटमेंट को प्रूव नहीं किया जा सकता। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर क्या है, एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली वी कैन ऑब्जर्व दैट दीज टू थिंग्स कैन नॉट बी पॉसिबल which are discussed in the two statement, Clausius statement and Kelvin Planck statement. So अब अगर हम बात करें परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन ऑफ काइंड 2 क्या है, तो सेकंड काइंड क्या है कि अगर जो कि हमने दोनों डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि दो मशीनें बनानी है, एक मशीन ऐसी जो कि हमारा सिंगल रिजर्वर के ऊपर ऑपरेट हो रही है और सेम अमाउंट ऑफ हीट सेम अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर करे, एंड द सेकंड वन इज कि ऐसी कोई बॉडी जिसके अंदर लोअर बॉडी से हायर बॉडी की तरफ टेम्परेचर ट्रांसफर हो सके और बिना किसी फर्दर इफेक्ट के। सो दीज आर द टू बॉडीज एंड दीज आर नोन एज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। अगर हम पहली का डिस्कस करें तो यहाँ पर क्या है, रिजर्वर मिसिंग है, सेकंड रिजर्वर इज मिसिंग, QL इज 0। एंड अगर हम सेकंड मशीन में बात करें तो W नेट इज 0, जो आउटसाइड का जो इफेक्ट है दैट इज 0। अगर ये दो मशीनें, इन दोनों मशीनों को हम क्या कहेंगे, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। नेक्स्ट इज अ हीट इंजन। हीट इंजन क्या है,
ये रिसीव करते हैं हाई हीट को हाई टेम्परेचर सोर्स से। अब क्या करते हैं, इस हीट को कुछ हीट को कन्वर्ट कर देते हैं वर्क में, और फर्दर जो हीट होती है वो आपकी सराउंडिंग के अंदर रिजेक्ट कर दी जाती है, जो कि आपको एक फिगर के अंदर दिखाया गया है। अब अगर हम बात करें तो they receive heat from a high temperature source, they convert this heat into the work, and some of the part will be waste and discard into the atmospheric level, which is also known as sink. Same, they operate on a cycle. हीट इंजन एंड अदर साइकिल डिवाइसेस, जो कि क्या है, एक फ्लूइड का यूज करते हैं जो कि थ्रू आउट द साइकिल एक ऑपरेट होता रहता है, विच इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग फ्लूइड। एग्जाम्पल जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजन, गैस टर्बाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें हीट इंजन के अंदर, तो इसकी एफिशिएंसी के बारे में हम बात कर सकते हैं। फिगर देखिए, थर्मल एफिशिएंसी। हीट इंजन क्या है, एक हायर टेम्परेचर सोर्स से हीट को रिसीव किया जा रहा है, देन दिस पार्ट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू द सम यूजफुल वर्क, एंड द अदर पार्ट ऑफ दिस क्यू इन इज discard into the sink, which is also known as Q out. Now the efficiency is net work output divided by total heat input. यही तो होगी दैट नेट हमारा हमें इनपुट आउटपुट क्या मिल रहा है और हमारा इनपुट क्या है, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। जनरल डेफिनेशन है, बट थर्मल एफिशिएंसी क्या है? थर्मल एफिशिएंसी है कि नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल हीट इनपुट विल गिव यू अ थर्मल एफिशिएंसी फॉर हीट इंजन। This is it is denoted by entropy. Now this definition is given by this one here. This is the formula. Thermal efficiency is net work output upon total heat input, and here the work output is here, and the heat input is this. Then the thermal efficiency known as W net upon Q in, which is W net is what? W net is Q in minus Q out. So this formula will come. Next are the other two devices, a refrigerator and heat pump. इनके अंदर क्या है, हीट का जो ट्रांसफ़र है वो लोअर बॉडी टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर मीडियम से हायर टेम्परेचर मीडियम के ऊपर हो रहा है। इसके लिए क्या है, हमें कुछ बाहर से कुछ इनपुट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। दैट इज गिवन, दैट इज शोन इन फिगर। दिस इज द आउटसाइड इफेक्ट which will required to transfer heat from a lower temperature medium to higher temperature medium. These are the two devices. They also work on a cycle. The objective of refrigerator is to maintain the refrigerated space at lower temperature by removing the heat from it. यानी एक रेफ्रिजरेटेड स्पेस मेंटेन करना है लोअर टेम्परेचर के ऊपर। कैसे करेंगे? रेफ्रिजरेटेड स्पेस से आपको हीट को रिमूव करना है। और द सेकेंड, अगर हम बात करें तो जो वर्किंग फ्लूइड होगा यहाँ पे क्या कहलाएगा? रेफ्रिजरेंट कहलाएगा, जो कि थ्रू आउट साइकिल ऑपरेट होता रहता है। हियर अगेन द सेम फिगर इज शोन हियर। आपका जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है कि आपको लोअर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, और आपने क्या किया है, लोअर से हायर टेम्परेचर की तरफ आप हीट को डिस्कार्ड कर रहे हैं। उसके लिए क्या चाहिएगा आपको? नेट अमाउंट ऑफ वर्क विच इज शोन हियर।
दिस। सो आप अब क्या कर पाएंगे, यहाँ पे हीट पंप दिखाया गया है। हीट पंप क्या कर रहा है, हीट पंप का जो अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो यहाँ पे क्या है, एक हीटेड स्पेस मेंटेन करना है, जबकि हम रेफ्रिजरेटर के अंदर बात क्या कर रहे थे कि हमें एक रेफ्रिजरेटेड स्पेस मेंटेन करना है, यहाँ पर हीटेड स्पेस मेंटेन करना है। तो क्या कर रहे हैं हम, जो हीट है वो उसको हायर टेम्परेचर पे डिस्कार्ड कर रहे हैं। कैसे, लोअर टेम्परेचर सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर कुछ हीट इनपुट वर्क इनपुट ऐड कर रहे हैं, देन दीज टू QL प्लस W नेट, इन दोनों को एडिशन होने के बाद आप हीटेड स्पेस को मेंटेन कर रहे हैं एट QH, एट टेम्परेचर TH। रेफ्रिजरेटर की तरह ही सेम हीट पंप भी आपका साइकिल पे ऑपरेट करता है, बट ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो गया। वहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेटेड स्पेस मेंटेन करना है, यहाँ पे हीटेड स्पेस को मेंटेन करना है ना। अगर हम बात करें इन दोनों की परफॉर्मेंस के बारे में, तो जो परफॉर्मेंस कैलकुलेट होती है उसके उस टर्म को नाम दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब जो आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, अगर हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट होगी। अगर हमें ऑब्जेक्टिव को अपने माइंड में रखना है, रेफ्रिजरेटर का ऑब्जेक्टिव है हीट को रिमूव करना रेफ्रिजरेटेड स्पेस से, जबकि हीट पंप का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज हीट को सप्लाई करना है वार्मर स्पेस के मेंटेन करने के लिए। और दोनों की इस तरीके से दोनों के लिए हमें क्या चाहिएगा, डब्ल्यू नेट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी वर्क इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। हमारी जो COP होंगी पहले केस के लिए, अगर हम रेफ्रिजरेटेड की बात करें तो डिजायर्ड आउटपुट क्या है, डिजायर्ड आउटपुट है हमारी लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना, हीट को रिमूव करना है रेफ्रिजरेटेड इस पे। सो दिस इज अवर डिजायर्ड output, and required input is W net. So the formula is this, and in case of heat pump the desired output is this part. So and the input is same, W net. So the formula is here. Now if we use both these two formulas, then this relation will exist. Next part is three devices are shown. फर्स्ट वन इज हीट इंजन, जहाँ पे वर्क इनपुट और हीट का फ्लो दिखाया गया है। सेकंड वन इज रेफ्रिजरेटर, एंड द लास्ट वन इज हीट पंप, जो कि तीनों डिवाइसेस अब डिस्कस की जा चुकी हैं। नेक्स्ट इज कार्नोट साइकिल। जनरली जो ये साइकिल है ये बेस्ट नॉन रिवर्सिबल साइकिल है, जो कि आपकी प्रपोज की गई थी 1824 में फ्रेंच इंजीनियर साडी कार्नोट के द्वारा। अब ये जो साइकिल है ये आपकी कार्नोट हीट इंजन के लिए यूज की जाती है। अब इस साइकिल के अंदर आपके 4 प्रोसेस हैं, 2 प्रोसेस हैं आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। आपको फिगर में दिख रहा है, 2 प्रोसेस हैं आइसोथर्मल, 2 प्रोसेस हैं आपके आइसेंट्रोपिक। TS diagram, temperature entropy diagram is also shown in figure, and the PV diagram, तो आपको दोनों डायग्राम दिए गए हैं। 4 प्रोसेस हो रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, प्रोसेस 1 से 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, प्रोसेस 2 से 3 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, प्रोसेस 3 से 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड प्रोसेस 4 to 1 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जिसका जी TS डायग्राम इज ऑल्सो गिवन। नेक्स्ट इज, अगर बात करें कि व्हाट विल बी द एफिशिएंसी, सो हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। पहला कि हमारा जो नेट वर्क आउटपुट है, यानी हमारी डिजायर्ड आउटपुट क्या है। अगर हम हीट इंजन की बात कर रहे हैं तो हमारी जो थर्मल एफिशिएंसी थी उसका जो डेफिनेशन था विच इज़
नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। अब हमारा अगर हम नेट इनपुट देखें, नेट वर्क देखें, तो दैट विल बी गिवन बाय, पीछे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हमारी जो क्यू एच इज ऑल्सो क्यू एच सप्लाई हो रही है, क्यू एल निकल रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव यू अमाउंट ऑफ नेट वर्क इनपुट एंड द desired W net will be given by Q in QH minus QL, and also input is QH. So thermal efficiency is output divided by input. Here output is this and input is this. So the thermal efficiency is given by this formula. प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, कार्नोट साइकिल पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? इसके अंदर दो प्रोसेस हो रहे हैं, वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस एंड सेकंड वन इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो पिस्टन को बहुत ही स्लोली मूव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो कि टेम्परेचर आपका चेंज ना हो। लेकिन सेम थिंग अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस अचीव यानी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अचीव करना चाह रहे हैं तो सिस्टम को पिस्टन को क्या करना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से मूव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो सराउंडिंग में कोई इफेक्ट ना जाए। अब दीज टू साइमल्टेनियस थिंग्स कैन नॉट बी हैपन इन अ सिंगल साइकिल, सो वी कैन से दैट कि जो आपकी जो कार्नोट साइकिल है दैट इज नॉट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट येस it is a standard cycle for the heat engine. Thank you.